नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, पीएस हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम जो व्यंजन संधि है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक व्यंजन संधि में हमने 6 नियम पढ़ लिए हैं। आज से हम 7वां नियम शुरू करेंगे। उससे पहले 6 नियम को एक बार देख लेते हैं। देखिए, पहला नियम क्या कह रहा था। व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वो क्या कह रहा है, अच्छी तरह से समझ लेना, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरीके से इनको समझा है, लेकिन वापस जब तक हम रिवीजन नहीं करते हैं, वापस हम नहीं देखते हैं, कई चीजें जो है हम भूल जाते हैं। तो एक बार पहला नियम क्या है। पहला नियम है क च ट त प। इसके बाद में कोई भी घोष वर्ण आ जाए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए, नासिक्य नहीं होना चाहिए। तो पहला वर्ण किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम भी इससे रिलेटेड ही था, क च ट त प, इनमें से कोई भी हो जाए और बाद में क्या आ जाए, बाद में आपके नासिक्य आ जाए तो क्या होगा, ये जितने भी पहले वर्ण है ये अपने ही वर्ग के नासिक्य में बदल जाते हैं। ठीक है, तीसरा अगर अपन बात करें तो ये नियम था द का नियम। ठीक है, द के बाद में क त थ प और स, ये जितने भी अघोष वर्ण हैं, देखो द कैसा वर्ण है, द तीसरा वर्ण है इसलिए घोष है। इनके बाद में कोई भी अघोष वर्ण आता है तो ये जो द है ये किस में बदलता है, त में बदल जाता है। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने पढ़ा है कि ये जो म है, म के बाद में क से म तक, चौथा नियम, कोई भी वर्ण आता है म पीछे आने वाले वर्ण के नासिक्य में बदलेगा या फिर म अनुस्वार में बदलेगा। लेकिन पांचवें नियम में अगर य र ल व और स स ह में से कोई भी वर्ण आता है, म हमेशा किस में बदलता है, म हमेशा आपके अनुस्वार में ही बदलता है। ठीक है, ये 5 नियम हो गए। छठा नियम कौन सा था, छठा नियम था त या द का नियम। ठीक है, उसमें अलग अलग भाग पढ़े हमने। छठे के पहले में क्या था, बहुत सिंपल है, त या द। इसके बाद में अगर च छ होता है त या द च में बदलता है। इसके बाद अगर ज या झ होता है त या द ज में बदलता है। इसके बाद अगर अपन बात करें ट या ठ होता है त या द ट में बदलता है, और ड या ढ होता है त या द किस में बदलता है, ड में बदलता है। ठीक है, 4 तो ये लगातार ही हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या था, त या द के बाद में अगर ल वर्ण आता है त या द भी किस में बदलेगा, ल में बदलेगा। ये तो 5 नियम थे। फिर 2 नियम ऐसे पढ़े थे इसमें, त या द के बाद, त या द के बाद अगर ह वर्ण आता है तो ये जो त या द है ये तो बदलता है द में और ह बदलता है ध में। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था कि अगर क के बाद में ह वर्ण आता है, 2 उदाहरण पढ़े थे, तो क तो बदलेगा ग में और ह बदलेगा घ में। आ गई बात समझ में। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था महत्वपूर्ण नियम त या द के बाद। त या द के बाद अगर स आ जाए तो त या द किस में बदलेगा, ये तो बदलेगा च में, और स किस में बदलेगा, स बदलेगा छ में। याद आया या नहीं आया, आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब आगे देखेंगे हम 7वां नियम। देखिए 7वां नियम क्या कहता है, बहुत आसान है। अभी तक जो आपने 6 नियम पढ़े थे उसमें क्या था, उसमें पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था व्यंजन। ठीक है, उसके बाद में क्या आ रहा था, या तो आ रहा था व्यंजन या आ रहा था स्वर। ये स्थिति थी अभी तक के 6 नियम में। पहले आ रहा है व्यंजन, व्यंजन के बाद में या तो कोई व्यंजन है या कोई स्वर है। ठीक है, अब आपके
इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके रहेगा कि पहले आ रहा है स्वर और इसके बाद आ रहा है व्यंजन। ये स्थिति बन रही है। पहले क्या आ रहा है, स्वर, क्योंकि अभी तक 6 नियम जो थे ना उसमें आधा वर्ण आ रहा था। 7वां नियम क्या कहता है, देखिए 7वें नियम को समझ लीजिए क्या कह रहा है। ये 7वां नियम, 7वां नियम बहुत आसान है। क्या कह रहा है कि अगर किसी भी स्वर के साथ प्लस से पहले कोई भी क्या आए, स्वर आए, अगर किसी भी स्वर के साथ छ का मेल होता है, किसका मेल होता है, छ का, तो स्वर तथा छ इन दोनों के मध्य में च का आगमन हो जाता है। ये नियम कह रहा है कि अगर किसी स्वर के साथ छ का मेल होता है तो स्वर तथा छ के मध्य में किसका आगमन होता है, च का आगमन होता है। च आधा बनेगा, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। किस प्रकार से, देखिए किसी भी स्वर के बाद, कोई भी स्वर हो सकता है, 11 स्वर है, कोई भी स्वर हो सकता है, छ वर्ण आने पर स्वर तथा छ के मध्य में च का आगमन होता है। किस प्रकार से, देखिए स्वर है, स्वर के बाद में छ आ गया तो इन दोनों के बीच में च आ जाएगा, च आधा आएगा। उदाहरण देखिए, जैसे अनुधन छेद। अब यहां पे देखिए उ आ रहा है, उ यानी कि स्वर है, इसके बाद में क्या आ रहा है, छ वर्ण आ रहा है, ठीक है। जैसे ही संधि होगी इन दोनों के मध्य च का आगमन हो जाएगा और शब्द बन जाएगा अनुच्छेद। अनुच्छेद में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ठीक है। फिर देखिए छत्र धन छाया, यहां पे देखो अ का स्वर आ रहा है और उसके बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा, छत्र छाया। ये लीजिए, शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, छत्र छाया। फिर आगे देखिए आ धन छादन, देखो आ गया, आ के बाद में क्या आ गया, छ आ गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आ तथा छ के मध्य में च का आगमन हो जाएगा, आच्छादन। तरु धन छाया, देख लीजिए ऊ का स्वर आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, छ आ रहा है, क्या हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा, तरु छाया। फिर है आपके तरु में, वैसे ऊ की मात्रा यहां छोटी आएगी, तरु। मुख धन छवि, अ के बाद में क्या आ गया, छ आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा मुख छवि। क्या बन जाएगा, मुख छवि। परिधन छेद का क्या हो जाएगा, यहां पे ई, यहां पे छ, शब्द बन गया परिच्छेद। फिर देखिए वी धन छिन्न, यहां पे देखो ई आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, छ आ रहा है, क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा विच्छिन्न। ये लीजिए। फिर देखिए स्व धन छंद, अ आ रहा है, अ के बाद में छ आ रहा है, शब्द क्या बन जाएगा, स्वच्छंद। फिर देखिए दंत छद, संधि विच्छेद करना है, बहुत आसान। क्या करेंगे, जो भी च है इसका लोप कर दो और इससे पहले जो है उसको प्लस से पहले रख दो, शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा दंत धन छद। फिर है मातृछाया, क्या हो जाएगा, मातृ धन छाया। फिर प्रतिच्छवि, क्या हो जाएगा, प्रति धन छवि। फिर रदच्छद, क्या हो जाएगा, रद धन छद। फिर विच्छेद, क्या हो जाएगा, वि धन छेद। फिर एकच्छत्र, क्या हो जाएगा, एक धन छत्र। फिर प्रछन्न का क्या हो जाएगा, प्रधन छन्न। और शीतलत छाया का क्या हो जाएगा,
शीतल धन छाया। ये देखिए कितना आसान है, बहुत आसान। अगर आप बिल्कुल जो है ध्यान से पढ़ लेंगे एक ही बार में, आपके ये चीज क्लियर हो जाएगी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आ गया समझ में? अगले नियम की तरफ बढ़े। चलिए, आठवां नियम देखो। आठवां नियम क्या है? आठवें नियम को आप कह सकते हैं कि दंत्य जो आपके स आ रहा है उसका मूर्धन्य स में परिवर्तन होगा। जो दंत्य स है उसका मूर्धन्य स में परिवर्तन होगा। किस प्रकार से होगा वो थोड़ा सा आप समझ लें। आके स का स में परिवर्तन। देखो आठवें नियम को आप इस तरह याद रख सकते हैं। स का श में परिवर्तन। स यानी दंत्य स, श यानी मूर्धन्य स में बदलता है। आ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के साथ, अच्छी तरह से समझ लेना, आ के अतिरिक्त किसी अन्य स्वर के साथ दंत्य स का मेल होने पर दंत्य स मूर्धन्य स में बदलता है। किस प्रकार से है अभी अपन देखेंगे। आ का स्वर नहीं हो। देखो क्या कह रहा है, प्लस है, प्लस से पहले एक तो अस्वर नहीं होना चाहिए, एक आ स्वर नहीं होना चाहिए। इनके अलावा पीछे जो 9 स्वर बचते हैं उसमें से कोई भी हो सकता है। प्लस से पहले आ का स्वर न हो, यानी अ और आ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी स्वर हो सकता है, ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाए? उसके बाद में आ जाए अगर आपके दंत्य स। ठीक है। तो संधि होने के बाद क्या होगा? ये जो दंत्य स है ये किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में बदल जाएगा। देखिए उदाहरण, नी धन सिद्ध। अब यहां पे आप देखिए ई की मात्रा आ रही है, प्लस से पहले अ नहीं है। ठीक है, ई की मात्रा आ रही है और बाद में देखो यहां पे क्या आ रहा है? स आ रहा है, दंत्य स आ रहा है। जैसे ही संधि होगी ये दंत्य स किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में बदल जाएगा और शब्द क्या हो जाएगा? निषिद्ध। इस तरह से कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जैसे ही संधि विच्छेद करोगे इस नी को प्लस से पहले रख दो और वापस ये मूर्धन्य स दंत्य स में बदल जाएगा सिद्ध। फिर देखिए प्रतिधन सेध। प्रतिधन सेध यहां पे देख लो ई आ रहा है, अ के अतिरिक्त है, बाद में स आ रहा है। जैसे ही संधि होगी शब्द क्या बन जाएगा? प्रतिषेध। ये लीजिए। फिर देखिए अभिधन सेक। यहां पे देखो ई आ रहा है, यहां पर स आ रहा है, क्या बन जाएगा? शब्द हो जाएगा अभिषेक। फिर देखिए विधन सम। यहां पे ई आ रहा है, यहां पे स आ रहा है, शब्द क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा विषम। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। आ गई बात समझ में? बिल्कुल क्लियर है। चलिए और उदाहरण देखिए, अनुधन संगी। देखो ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में क्या आ रहा है? स आ रहा है। तो यहां पे ये स आपके किस में बदल जाएगा? ये बदल जाएगा आपके मूर्धन्य स में। शब्द क्या हो गया? अनुषंगी। फिर देखिए अभी के बाद क्या आ रहा है? सिक्त आ रहा है। देखो ई है, ई के बाद में स आ रहा है। जैसे ही शब्द बनेगा वो बन जाएगा अभिसिक्त। फिर देखिए सुदन सुप्त आ रहा है, ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में स आ गया तो शब्द बन जाएगा सुसुप्त। सोई हुई अवस्था जो होती है सुसुप्त। फिर देखिए संधि विच्छेद करना है, निसंग। तो क्या होगा? इस नी को प्लस से पहले ले जाना है, नी धन। इस मूर्धन्य स को किस में बदलोगे? दंत्य स में बदलेंगे और ये यहां पे आ जाएगा संग। नी धन संग, शब्द क्या हो गया? निसंग। परिषद का जैसे ही संधि विच्छेद करोगे ये होगा परिधन सद। फिर सुषुम्ना का जैसे ही संधि विच्छेद करोगे ये हो जाएगा सुधन। क्या करना क्या है?
मूर्धन्य स को वापस दंत्य स में बदल दो, ये हो गया सुधन सोमना। फिर सुषमा का जैसे ही संधि विच्छेद करोगे सुधन समा। फिर निषाद का जैसे ही संधि विच्छेद करोगे निधन साध। और फिर सुस्मिता का जैसे ही संधि विच्छेद करोगे सुधन स्मिता। ये लीजिए, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कितना आसान नियम है, ठीक है। अब इस नियम के कुछ अपवाद है। अपवाद वो होते हैं जिनके ऊपर नियम लागू नहीं होता है। तो वो कौन कौन से हैं? जैसे विधन सर्ग, ये बनता है विसर्ग, यानी जो दंत्य स है वो दंत्य स ही रहता है। देखो विसर्ग ऐसे ही लिखा जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि इस विसर्ग में कोई संधि नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ ना। संधि की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा था? दो वर्णों का मेल, वर्ण में विकार उत्पन्न होना। तो ये एक प्रकार से संयोग है, ये ध्यान रखें। अपवाद इसलिए है क्योंकि देख लो आगे अतिरिक्त स्वर आ रहा है, बाद में स आ रहा है, लेकिन परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए अपवाद है। जैसे अनुधन सार, ये अनुसार ही बनता है, इसमें भी कोई संधि नहीं है। जैसे अनुधन शरण, ये अनुसरण ही बनता है। जो आपका दंत्य स है वो दंत्य स ही रह रहा है, देखो कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे विधन स्मरण, ये आपके विस्मरण ही बन रहा है। जैसे विधन सर्जन, ये आपके विसर्जन ही बन रहा है। ये लीजिए, हुआ कोई परिवर्तन? नहीं हुआ। इसीलिए इन पांचों में ध्यान रखें, कोई संधि नहीं है। ये सब क्या है? ये सब संयोग है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? नियम आया आठवां समझ में? आठवां नियम क्या है? आठवां नियम है आपके जो दंत्य स है उसका मूर्धन्य स में बदलना। चलिए नेक्स्ट नियम पे। नवा नियम, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। बहुत आसान भाषा में इस नियम में क्या होता है, देखो अभी तक जो हमने नियम पढ़े हैं उसमें क्या रहता है? प्लस से पहले एक वर्ण है, प्लस के बाद एक वर्ण है, इन दोनों में संधि होती है। अभी तक जो हमने नियम पढ़े हैं, ये आपका नवा नियम ये आपको बताएगा कि जैसे एक वर्ण ये है, ये दूसरा वर्ण है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। अब अगर यहां पहले कोई भी स्थिति आए तो परिवर्तन यहां भी हो सकता है लास्ट वाले में। देखो ये क्या कह रहा है नवा नियम, देखिए री, र तथा स, ये तीनों मूर्धन्य वर्ण हैं। री, र तथा स के बाद शब्द में कहीं पर भी न आए, न आए का मतलब न आना नहीं है, न वर्ण आए, ठीक है। देखो री, र तथा स के बाद शब्द में कहीं पर भी न वर्ण आए तो संधि होने के बाद जो न है ये किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। ये नियम ये कह रहा है, जैसे ये पहला वर्ण है, यहां पे आ गया री, यहां पे आपके री आ गया, ठीक है। अब री के बाद में जो न आना है वो यहां आ गया लास्ट में, यहां नहीं आ रहा है, प्लस के जस्ट बाद में नहीं आ रहा है, यहां पे लास्ट में आ गया न। तो ध्यान रखें संधि जैसे ही होगी तो यहां का जो ये न है ये भी किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। अब यहां पे देखो प्लस से जस्ट पहले भी री नहीं है, पहले हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, यानी यहां पे कहीं पे भी ध्यान रखें री, र और स में से कोई भी वर्ण आए और यहां पीछे कहीं पर भी अगर न आए, न वर्ण आए, संधि होने के बाद न किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। आ गई बात समझ में? देखिए री, र, स,
इनमें से कोई भी वर्ण है और उनके साथ न है, संधि होने के बाद ये न किस में बदल जाएगा? ण में बदल जाएगा। उदाहरण देखिए, प्रधन नाम। अब देखो प्र के अंदर र शामिल है, ठीक है, र आ रहा है, ये र ही तो है प्र, ये ठीक है। अब यहां पे देखो न आ गया, आपको क्या करना है? न को ण में बदलना है और शब्द क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा प्रणाम। प्रणाम में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। जैसे ही संधि विच्छेद करोगे वापस प्र आगे चला जाएगा, नाम पीछे आ जाएगा। ये हो गया प्रणाम। फिर देखिए राम धन अयन। अब देखो अयन भी होता है या आयन भी होता है, कई जगह आयन भी दिया हुआ है, ध्यान रहे, अयन भी है आयन भी है, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पे देखो र आ गया, यहां पे पहले र पहले आ गया और यहां पर आ रहा है न, चाहे यहां पर आ रहा है, तो यहां पे शब्द क्या हो जाएगा? रामायण। ये लीजिए, देखो र यहां आ रहा है और न यहां आ रहा है, तो भी न किस में बदल रहा है? ण में बदल रहा है। अब यहां पे एक बात अच्छी तरह समझने वाली है, उसको थोड़ा सा आप समझ लें। जैसे राम धन अयन या राम धन आयन, ठीक है। पहली चीज तो आपको यह ध्यान रखनी है, दोनों स्थिति में, इस में और इसमें, दोनों में शब्द तो जो बनेगा वो रामायण ही बनेगा, रामायण। जब आपको रामायण का संधि विच्छेद दे दे, दोनों विकल्प में हो, तो अयन को प्राथमिकता देनी है, यह ध्यान रख लेना, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, जो रामायण शब्द है, देखो इसमें दो संधि हुई है, जैसे अपन इसी को लें, रामधन अयन को लें, तो यहां पे तो देखो र के कारण न का ण, यहां पर तो हुई है व्यंजन संधि, और यहां पे देखो अ के बाद में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, दोनों मिलके क्या हो गए? आ। और यहां पे कौन सी संधि हो गई? यहां पे हो गई आपके दीर्घ संधि। तो इसका मतलब क्या हो गया? रामायण में ध्यान रखें दीर्घ संधि भी है, रामायण में व्यंजन संधि भी है, ठीक है। अब पहली बात, अगर सीधा प्रश्न पूछ ले रामायण में कौन सी संधि है, और दोनों विकल्प में जैसे दीर्घ, व्यंजन, गुण और विसर्ग, ये चारों जैसे ऑप्शन में आ जाए आपको, रामायण में कौन सी संधि है? दीर्घ, व्यंजन, गुण, विसर्ग। तो वैसे तो दोनों हैं, लेकिन जब दोनों विकल्प में हो तो आपको दीर्घ को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। अब क्या होता है, एक तो ये हो गया, दूसरी स्थिति क्या है? तीसरा ऑप्शन लिख दे, एक व दो दोनों, ये ऑप्शन हो गया, दीर्घ, व्यंजन, एक व दो दोनों या विसर्ग, तो वहां एक व दो दोनों होगा, अच्छी तरह से समझ लेना। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर चारों में तुलना करनी है तो दीर्घ को प्राथमिकता है, व्यंजन भी इसमें, लेकिन दीर्घ को प्राथमिकता दे दो। लेकिन अगर तीसरा ऑप्शन ऐसे दे दे कि दोनों में है, तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब देखिए, प्रसार धन न, यहां पे आप देख सकते हो र आ गया, यहां पर भी र आ गया, न जुड़ रहा है, शब्द हो जाएगा प्रसारण। ये लीजिए, कौन सी संधि है? संधि है आपके व्यंजन संधि। फिर देखिए कृष्ण धन न, देखो यहां पे स आ गया, री भी आ गया, न का क्या बदल जाएगा? ये ण में बदल जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। प्राण का संधि विच्छेद हो जाएगा, प्रधन आन। देखो इसमें भी दोनों संधियां हैं, ठीक है। यहां पे देखो र आ रहा है तो न का अण में बदल रहा है, और यहां पर अ के बाद में आ रहा है, आ का निर्माण हो रहा है, यानी दीर्घ संधि भी बन रही है और इसमें व्यंजन संधि भी बन रही है, ठीक है। फिर देखिए
उत्तर धन अयन, अ के बाद में अ आ रहा है, शब्द क्या हो जाएगा? शब्द हो जाएगा उत्तरायण। ये लीजिए, यहां पर भी दोनों हो रही है, अ के बाद में अ आ, यानी कि यहां पे कौन सी संधि हो गई? यहां पे हो गई दीर्घ संधि, और न किस में बदल गया? ण में, तो शब्द क्या बन गया? उत्तरायण। ठीक है, फिर है प्रधन आंगन, भी हो सकता है, अंगन भी हो सकता है, वैसे आंगन को प्राथमिकता देनी है, ये चीज ध्यान रख लेना। और शब्द क्या बन जाएगा? प्रांगण। इसमें भी दोनों संधियां हैं, क्योंकि अ के बाद में आ रहा है, तो यहां पे दीर्घ संधि हो गई, और र के कारण न किस में बदल गया? ण में बदल गया, तो यहां पर व्यंजन संधि हो गई। फिर देखिए, प्रधन नीत, र आ गया, र के बाद में न आ गया, शब्द हो गया प्रणीत। फिर देखिए, नाराधन अयन, यहां पर भी देखो दोनों हो रही है, आ के बाद में अ आ रहा है, यानी दीर्घ संधि, और न बदलेगा ण में, तो यहां पर व्यंजन संधि, शब्द हो जाएगा नारायण। फिर है सुर्पणखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुर्प, सुर्प किसको कहते हैं? सुर्प जो है गेहूं वगैरह साफ करते हैं ना, जिसको हमारे उधर तो छाजड़ा बोलते हैं, अब यहां आप क्या बोलते हो पता नहीं है। सुर्प और धन क्या हो जाएगा? यहां पर ये जो ण है, इसको किस में बदलोगे? इसको न में बदलोगे, शब्द क्या हो जाएगा? सुर्प धन नखा, ये हो जाएगा सुर्प धन नखा। शब्द क्या बन गया? शब्द बन जाएगा आपके शूर्पणखा। आ गई बात समझ में? चलिए, फिर देखिए, ऋण, ऋण का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋण का संधि विच्छेद हो जाएगा री धन न, री धन न क्या हो जाएगा? ऋण हो जाएगा। ठीक है, फिर परिणत का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? परिधनत। फिर प्रणव का संधि विच्छेद क्या हो जाए? बहुत आसान, देखो इसको प्लस से पहले रख दो, इस ऋण को न में परिवर्तित कर दो, प्रधनव। प्रमाण का क्या हो जाएगा? प्रधनमान। बहुत आसान, बहुत सिंपल। देखिए, परिणाम का क्या हो जाएगा? परिधन्नाम। प्रणय का क्या हो जाएगा? प्रधन्नय। प्रयाण का क्या हो जाएगा? प्रधनयान। ये लीजिए, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। अब यहां पे आप देखोगे एक शब्द है, ये अपवाद है, दक्षिण धन अयन। यहां पर ध्यान रखें, यहां पर जो है शब्द जो बनेगा वो दक्षिणायन बनेगा, इसमें सिर्फ आपके दीर्घ संधि होगी। अब आप कहोगे देखो ये जो क्ष बनता है ना, क्ष, ये संयुक्त है, ये क प्लस स से बनता है, ठीक है, क्ष। तो यहां पे ये सवर्ण आ गया इसमें, लेकिन ये न जो है ण में नहीं बदल रहा है। क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि यहां पहले इसके बाद ण पहले ही आ चुका है, इसलिए दो बार न आने के कारण यहां पे परिवर्तन नहीं होगा। ध्यान रखें, दक्षिणायन में सिर्फ और सिर्फ कौन सी संधि है? इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ दीर्घ संधि है। आ गया नियम समझ में? अब देखिए नियम नंबर 10 क्या कहता है। ई उ ए आई, प्लस से पहले ई हो, उ हो और ए आई हो, उसके बाद में स्थ और स्न। ध्यान रखें, एक तो है स्थ और स्न, ये दोनों ही वर्ण क्या है? ये दोनों ही वर्ण है दंत्य है, ठीक है, स भी दंत्य है और त वर्ग भी दंत्य होता है। स्थ और स्न हो तो स्थ जो है ये बदल जाता है अपने मूर्धन्य रूप अर्थात ष्ठ में, क्योंकि स का मूर्धन्य रूप ये स हो गया और थ का मूर्धन्य रूप ठ हो गया। स्थ बदलेगा ष्ठ में और स्न जो है ये अपने बदल जाएगा स्ण में, यानी ये भी अपने मूर्धन्य रूप, स का स हो गया और न का अण हो गया। कहने का मतलब क्या है कि अगर प्लस से पहले ई हो या उ हो या ए आई हो,
उसके बाद में स्थ या स्न हो तो स्थ का हो जाता है स्ठ तथा स्न का हो जाता है स्न। ये लीजिए, और ये हो जाता है स्ठ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज ध्यान रख लेना, कई बार इससे परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए हैं। देखिए क्या कह रहा है, ई उ तथा ए आई के बाद स्त या स्न आता है। स्त किस में बदल गया, स्ठ में। स्न किस में बदल गया, स्ण में। क्यों? क्योंकि ये जो है ये दंत्य है, और ये किस में बदल रहे हैं, मूर्धन्य रूप में बदल रहे हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, प्रति धन स्थान, प्लस से पहले देखो क्या आ रहा है, ई आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है, बाद में आपके आ रहा है स्थ। जैसे ही संधि होगी ये स्थ किस में बदल गया, ये स्ठ में बदल गया, और शब्द क्या बन जाएगा, प्रतिष्ठान। ये लीजिए, प्रतिष्ठान में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। फिर देखिए निधन स्नात, देखो स्न आ गया, जैसे ही संधि होगी शब्द क्या बन जाएगा, निष्णात, पूर्ण रूप से परिपूर्ण, परफेक्ट, निष्णात। फिर देखिए अधिधन स्था, फिर स्था आ गया, शब्द क्या हो जाएगा, अधिष्ठाता। जैसे ही आपको कहे अधिष्ठाता का संधि विच्छेद करना है, वापस अधि चला गया प्लस से पहले, और स्थ को वापस किस में बदल दो, स्था में बदल दो, शब्द बन जाएगा अधिधन स्थाता। फिर देखिए युधि धन स्थिर, देखो ई आ रहा है, स्थ आ गया, इसको स्थ में बदल दो, शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा युधिष्ठिर। ये लीजिए। फिर देखिए निधन स्तुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, शब्द क्या बनेगा, शब्द बन जाएगा निष्ठुर। आ गया ना समझ में कैसे बन रहा है, ठीक है। फिर देखिए शब्द है प्रतिष्ठापन, संधि विच्छेद करना है, तो प्रति तो चला गया प्लस से पहले, प्लस ये देखो स और ठ आ रहा है, तो इसको अपन बदल देंगे स और था में, शब्द क्या बन गया, संधि विच्छेद क्या हो गया, प्रति धन स्थापन। फिर शब्द आ गया निष्ण, शब्द आ गया, ध्यान रखें इसका संधि विच्छेद क्या हो गया, नि धन सन्न। इसमें दोनों ही न में परिवर्तित हो रहे हैं, ठीक है। प्रतिधन स्था का क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी प्रतिष्ठा। अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनुधन स्थान, और विष्ठा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, विधन स्था। ये लीजिए, कौन सी संधि पढ़ रहे हो, व्यंजन संधि। आ गया नियम समझ में। नेक्स्ट देखिए 11वां नियम क्या कहता है, मूर्धन्य स के बाद में, प्लस से पहले मूर्धन्य स हो, उसके बाद में त थ में से कोई भी वर्ण आने पर ये वर्ण क्रमशः ट ठ में बदल जाते हैं। जैसे मूर्धन्य स है, इसके बाद में अगर त आ गया, ठीक है, तो जैसे ही संधि होगी त किस में बदलेगा, ट में, क्योंकि ये भी मूर्धन्य रूप में बदल जाएगा। और अगर इसके बाद में थ आ गया तो थ किस में बदलेगा, ठ में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये ट, ये ठ, कैसे देखिए, आकृष्ट धन त, देखो मूर्धन्य स आ गया, आधा स है, त आ गया, शब्द बन जाएगा आकृष्ट। अगर आपसे पूछ ले आकृष्ट में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ठीक है। फिर देखिए इस दंत, शब्द बन जाएगा इष्ट। फिर देखिए उत्कृष्ट दंत, शब्द बन जाएगा उत्कृष्ट। कितना आसान है, बहुत आसान है। अगर आपने संधि के ये जितने भी वीडियो है उसको आप क्रम से देख लेना, संधि का प्रश्न कभी भी किसी भी परीक्षा में आपके गलत नहीं होगा, ये मैं आपको श्योर कर रहा हूं। मतलब अगर आपने इन वीडियो को देख लिए, उसके बाद में एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, PS हिंदी क्लासेस नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है,
और उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सर्च करोगे वहां आपको मिल जाएगा, उसको आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आप हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे चतुर्श्रेणी कर्मचारी की हो, चाहे वीडियो की हो, या चाहे पटवार की हो, तो क्या होगा कि जितने भी टॉपिक जो वीडियो में आपको पढ़ाए जाएंगे, यहां पर YouTube पे आपको पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद एक तो उसके प्रश्न पत्र, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अच्छे प्रश्न जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। दूसरा क्या होगा कि अभ्यास प्रश्न भी वहां पे अलग से बिना ऑब्जेक्टिव भी दिए जाएंगे। जैसे एक तरफ शब्द दे दिए कि भाई इसका संधि विच्छेद करो, तो आप कॉपी में क्या कर सकते हो, उसका संधि विच्छेद करके एक अभ्यास कर सकते हो। और इसका नहीं, हर टॉपिक के नोट्स प्लस आपके क्वेश्चन पेपर और उसके अलावा अभ्यास के लिए भी अलग से बिना ऑब्जेक्टिव के भी जो है प्रश्न दिए जाएंगे। तो उसको अगर आपने तैयार कर लिया ना, फिर किसी हालत में आपका उस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न है ना गलत हो ही नहीं सकता, अगर आपने जो है उसको तैयार कर लिया है। तो विशेष ध्यान रखें, आप टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द जो है, अगर आपको तैयारी करनी है, हिंदी विषय की तैयारी करनी है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि हमारी जितनी भी सूचनाएं हैं वो भी उस पर मिलती रहेगी। आगे हर हिंदी को लेकर के हर तरह से अपडेट जो है हम आपको वहां पे देते रहेंगे। प्लस जो प्रश्न पत्र है, इसके अलावा जो आपके नोट्स है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और यहां जो भी मैं क्लास लेता हूं इसकी भी पीडीएफ जो ये आप देख रहे हो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो थोड़ा सा आप विशेष ध्यान रखें, उसको तुरंत प्रभाव से आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। फिर देखिए, नस दंत क्या होता है, ये होता है आपका नष्ट। पुष्टि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पुष धन ती। सिंपल है, देखो ट है, ट को किस में बदलना है, वापस संधि विच्छेद करोगे तो त में बदल जाएगा, ठीक है। निकृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट का हो जाएगा निकृष्ट धन त। ये लीजिए, कौन सी संधि पढ़ रहे हो, व्यंजन संधि। 12वां नियम बहुत आसान है, ये ध्यान रखें क्या है, मूर्धन्य स का आगम, स आधा रहेगा, मूर्धन्य स का आगम होता है। कब होता है, हमेशा ध्यान रखें, क्री धातु से, अगर क्री धातु से बने शब्दों के साथ जब परि उपसर्ग जुड़ता है तो इन दोनों के मध्य स का आगम होता है। देखो नियम क्या कह रहा है, हमेशा ध्यान रखें, क्री धातु से बने शब्दों के साथ जब परि उपसर्ग जुड़ता है, उपसर्ग कहां जुड़ेगा, उपसर्ग पहले जुड़ेगा। तो आप समझ लेना कि जैसे परि उपसर्ग है और इसके बाद क्री धातु से संबंधित कोई भी शब्द आ रहा है, क्री धातु से संबंधित शब्द क्या होते हैं, जैसे कार है, जैसे करण है, जैसे कृत है, जिनका अर्थ लगभग करना होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी शब्द आता है तो क्या होगा, परि और क्री धातु के शब्द के मध्य में स का आगम हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रख लेना। किस प्रकार से, उदाहरण देखिए, परिधन कार, तो देखो परि उपसर्ग है, कार का मतलब वही क्री धातु से बना हुआ ये शब्द है, तो दोनों के मध्य में क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स का आगम आ जाएगा, हो जाएगा, और शब्द क्या बन गया, परिष्कार। ध्यान रहे, परिष्कार में व्यंजन संधि है। फिर देखिए, परिधनकरण, शब्द क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा परिष्करण। परिधनकरण का क्या हो जाएगा, परिष्करण। इसी तरह से शब्द है परिष्कृति, क्या हो जाएगा, परिधनकृति। जैसे ही हम संधि विच्छेद करेंगे इस स का क्या हो जाएगा, वापस से लोप हो जाएगा। फिर देखिए, परिष्कृत का क्या हो जाएगा, परिधनकृत, बस, ठीक है। तो क्या हो गया, परिष्कार, परिष्करण, परिष्कृति, परिष्कृत, इन शब्दों में कौन सी संधि है, इन शब्दों में आपके व्यंजन संधि है। आ गई बात समझ में, क्लियर है। थोड़ा सा हो सकता है वीडियो जो या आप देख रहे हैं ये लंबा भी हो जाए, लेकिन
व्यंजन संधि को कंटिन्यू करने के लिए थोड़ा आपको भी जो है लंबे समय तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अहन की संधि 13वां नियम आप अच्छी तरह समझ लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो अहन का मतलब क्या होता है? अहन का मतलब होता है दिन, दिवस। अहन की संधि जहां भी होती है वहां पर हमेशा ध्यान रखें आपके व्यंजन संधि है, और इसका एक नियम है, अच्छी तरह समझ लेना। यदि अहन शब्द के बाद र से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं तो अहन अहो में परिवर्तित हो जाता है। नियम क्या कह रहा है? पहली बात यह समझिए, जैसे अहन है और इसके साथ में यहां पर ऐसे शब्द आते हैं जिसकी शुरुआत किस वर्ण से होती है? र वर्ण से होती है। तो ये जो अहन है ना, ये किस में बदलेगा? ये बदलेगा अहो में। अहन किस में बदल जाएगा? अहो में। क्यों? क्योंकि अहन के बाद कैसे शब्द आ रहे हैं? र वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्द आ रहे हैं। और दूसरी स्थिति क्या है कि अगर अहन है और इसके बाद र वर्ण नहीं आता है तो हमेशा ध्यान रखें ये अहन बदल जाएगा अहर में, यानी ये अहन न किस में बदल गया? र में बदल गया। दो ही स्थिति बनती है। अहन के बाद अगर र से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं तब तो अहन किस में बदल गया? अहो में बदल गया। ठीक है। और अगर अहन के बाद र से प्रारंभ होने वाले शब्द नहीं आते हैं तो अहन किस में बदल गया? अहर में बदल गया। नियम अच्छी तरह देख लेना। यदि अहन शब्द के बाद, अहन है उसके बाद में र से प्रारंभ होने वाले शब्द आते हैं तो अहन अहो में परिवर्तित हो जाता है। र से प्रारंभ होने वाले शब्द आएंगे तो अहन किस में परिवर्तित हो गया? अहो में। ठीक है। और यदि अहन शब्द के बाद र को छोड़कर अन्य वर्ण आते हैं तो अहन किस में बदल जाएगा? अहर में बदल जाएगा। जैसे देखिए, अहन के बाद अगर ये यहां ए नहीं है, ध्यान रखें, ये यहां पर र है। अहन के बाद र आएगा तब तो अहो हो जाएगा, और यहां र नहीं है, यहां पर कोई भी वर्ण ले लो, जैसे प ले लो, तो यहां पे अहन किस में बदल जाएगा? अहर में बदल जाएगा। इस तरीके से होगा। आ गई बात समझ में? नियम देखिए, उदाहरण देखिए। जैसे अहन धन निशा। अब यहां पे आप देखो, अहन है, अहन के बाद र से प्रारंभ होने वाला शब्द नहीं है, इसका मतलब अहन किस में बदलेगा? अहर में बदलेगा। और ये र कैसा बनेगा? आधा, और आधा र कहां जाएगा? इसके ऊपर जाएगा। ठीक है। और शब्द बनेगा अहरनिश। अहरनिश। देखो निशा, निशा यानी रात, जब भी निशा किसी में जुड़ेगा शब्द तो वो निस के रूप में जुड़ता है। दो हमेशा ध्यान रखना, एक तो होता है रात्रि, रात्रि किसी में जुड़ता है तो रात्र के रूप में जुड़ता है, ई का लोप हो जाता है। और उसी तरह निशा शब्द किसी में जुड़ता है तो आ का लोप हो जाता है, निस अ के रूप में जुड़ेगा। तो यहां पे क्या हो गया? अहरनिश शब्द बन गया। जैसे ही इसका संधि विच्छेद होगा वापस क्या होगा? अहन धन निशा होगा। ठीक है, क्योंकि र आधा बना, अहन बदला अहर में, और र यहां पे आ गया। फिर देखिए अहन धन रात्रि, ये मैंने आपको बता ही दिया, रात्रि जब जुड़ेगा रात्र के रूप में जुड़ेगा। अब देखो यहां पे र आ गया, और अगर र आ जाता है तो अहन किस में बदलता है? अहो में, और ये शब्द बनेगा अहो रात्र। ये लीजिए। फिर देखिए अहन धन रूप, फिर यहां पर क्या आ गया? र आ गया, तो अहन को किस में बदलोगे? अहो में, शब्द क्या बन गया? अहो रूप। ठीक है। फिर देखिए संधि विच्छेद अहरहण। अहरहण का मतलब ध्यान रखें, इसका संधि विच्छेद होगा अहन धन अहन। दिन दिन, अपन कहते हैं ना दिन दिन, तो अहरहण कैसे हो गया? अहन के बाद में देखो र वर्ण नहीं है तो अहन तो बदल गया अहर में, र आधा था उसमें अ की मात्रा लग गई, और र आने के कारण ये न किस में बदल गया? ण में बदल गया।
दोनों नियम साथ में, व्यंजन संधि। फिर देखिए अहरमुख, अहरमुख शब्द क्या हो जाएगा, अहन धन मुख। अब यहां भी आप देखिए अहन के बाद र से प्रारंभ होने वाला शब्द इसमें नहीं है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये आपके अहर बन जाएगा। र आधा था वो यहां पे आ गया अहरमुख। अहरपति, यहां पर भी वही होगा, अहन धन पति। र से प्रारंभ नहीं है तो अहन किस में बदल जाएगा, अहर में बदल जाएगा। आ गई बात समझ में, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो ये था आपके अहन का नियम, 13वां नियम। और अब आपके व्यंजन संधि का लास्ट नियम है 14वां नियम, और ये थोड़ा सा अलग है, इसको थोड़ा सा नाम क्या दिया गया है, व्यंजन लोप संधि, न का लोप, ठीक है। जो आपके 14वां नियम है व्यंजन लोप संधि, किसका लोप है, न का लोप। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लें। देखो क्या होता है कि एक होते हैं तत्सम शब्द और एक होते हैं तद्भव शब्द। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आए और अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, और तद्भव वो है जो तत्सम शब्द संस्कृत से हिंदी में आए और कुछ परिवर्तन हो गया। तो ये व्यंजन लोप संधि है, ये हमेशा ध्यान रखें तत्सम शब्दों में ज्यादा हो रही है, पहली चीज तो ये ध्यान रखें। अब यहां पे क्या है, जैसे देखिए युवन धनराज, वैसे युवन को अब हम प्रयुक्त करते हैं युवा के रूप में। युवन जो है ना, युवन अब क्या बन गया है, युवा बन गया है, ठीक है। तो यहां पे युवन धनराज, वैसे क्या होता है, इस न का लोप हो जाता है और शब्द बन जाता है युवराज। ये लीजिए, अब पहली चीज है, अगर हम हिंदी की दृष्टि से देखें तो युवराज में कोई संधि नहीं है और हम इसको बनाते हैं युवा धन राजा के रूप में। युवा धन राजा को जोड़ के हम क्या बना देते हैं, युवराज बना देते हैं। लेकिन अब जैसे युवराज शब्द आ गया और आपको पूछ लिया कि युवराज में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है या फिर व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या गुण संधि है, तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर आप इसमें कौन सी संधि बता दो, व्यंजन संधि बता दो, बस ये आपको ध्यान रखना है। आ गई बात समझ में। फिर तो युवराज में वैसे तो कोई संधि नहीं है, लेकिन अगर इस व्यंजन लोप में जाएंगे तो फिर इसमें क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि। और आपको कह दिया जैसे युवराज का संधि विच्छेद कीजिए, तो वहां आपको इसको प्राथमिकता देनी है, युवन धनराज। ध्यान रख लेना, युवन धनराज। ये अगर विकल्प में नहीं है, युवन धनराज है ही नहीं, तो युवराज को आप युवा धन राजा भी कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए युवन धन अवस्था, ये थोड़ा अलग है। अलग क्यों है मैं आपको बता रहा हूं। जैसे देखिए युवन धन अवस्था अलग क्यों है, क्योंकि यहां पर युवा धन अवस्था भी तो हो सकता है, और युवा धन अवस्था क्या बनता है, युवावस्था बनता है, ठीक है। और युवन धन अवस्था क्या बनता है, इसमें क्या हो गया, इसमें न का तो लोप हो गया, फिर यहां पे दीर्घ संधि भी हो गई, शब्द हो गया युवावस्था, ठीक है। अब आप कहोगे कि अगर आपसे युवावस्था, अगर हम देखेंगे युवा धन अवस्था, तो यहां पे तो दीर्घ संधि हो गई, ठीक है। अब इसमें विशेष ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जैसे युवावस्था शब्द दिया हुआ है, आपको अगर कह दे युवावस्था का संधि विच्छेद कीजिए, वहां पर युवन धन अवस्था भी विकल्प में है और युवा धन अवस्था भी विकल्प में है। संधि विच्छेद में हमेशा युवन धन अवस्था को प्राथमिकता देनी है, ध्यान रख लेना। और डायरेक्ट आपको पूछ ले युवावस्था में कौन सी संधि है और उसमें दीर्घ भी है, उसमें व्यंजन भी है, तो हमेशा आपको दीर्घ संधि को प्राथमिकता देनी है। अच्छी तरह दिमाग देखो, दोनों अलग अलग बताए हैं मैंने। अगर आपसे युवावस्था का संधि विच्छेद करवाए और उसमें विकल्प युवन धन अवस्था भी है, उसमें विकल्प युवा धन अवस्था भी है, संधि विच्छेद में युवन धन अवस्था को प्राथमिकता देनी है। अगर सीधा पूछ ले युवावस्था में कौन सी संधि है, नाम पूछ ले, व्यंजन भी दिया हुआ है ऑप्शन में,
दीर्घ भी दिया हुआ है, आपको हमेशा दीर्घ को प्राथमिकता देनी है। आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलिए फिर देखिए राजन धन ऋषि। अब इसको आप राजा धन ऋषि भी कर सकते हैं और शब्द बनेगा राजर्षि और संधि हो जाएगी गुण। ठीक है, लेकिन राजन धन ऋषि में भी क्या होगा, न का लोप होगा, यहां पर अ के बाद री है, फिर गुण संधि होगी, शब्द यहां भी बनेगा राजर्षि। ठीक है, अब क्या है, वही स्थिति, राजर्षि का आपसे संधि विच्छेद करवाए। एक विकल्प दिया हुआ है राजन धन ऋषि और एक विकल्प दिया हुआ है राजा धन ऋषि। संधि विच्छेद में हमेशा इसको प्राथमिकता देनी है, राजन धन ऋषि को। ठीक है, अब आपसे सीधा पूछ लिया राजर्षि में कौन सी संधि है, नाम पूछ लिया, तो उसमें हमेशा प्राथमिकता किसको दोगे, गुण संधि को दोगे। अच्छी तरह से ध्यान रख लेना। आ गई बात समझ में? चलिए फिर देखिए पक्षिंदन राज। पक्षिंदन राज, यहां पे आप देखिए जो है ये जो न है इसका लोप हो जाएगा, बाकी सीधा हो जाएगा पक्षीराज। ये लीजिए। अब अगर आपसे पूछ ले पक्षीराज में कौन सी संधि है, तो इसमें अगर है तो व्यंजन है, नहीं तो कोई संधि नहीं है। ये ध्यान रखें, अगर संधि का पूछ ले तो पक्षीराज और संधि विच्छेद हो जाएगा पक्षिंदन राज, यहां दोनों लागू नहीं हो रहे हैं। ये कि ये स्थिति मंत्रिन धन मंडल, ये भी बन जाएगा मंत्री मंडल। ये लीजिए, आई बात समझ में? क्या हो गया, मंत्री मंडल। अब देखिए इसमें भी अगर पूछ ले तो व्यंजन संधि, बाकी कोई संधि नहीं हो सकती। ठीक है, राजमाता का संधि विच्छेद ध्यान रखें, राजन धन माता व्यंजन संधि के अनुसार होगा, और हिंदी में हम इसको लिखते हैं राजा धन माता। ठीक है, वैसे अगर राजमाता में वैसे तो हिंदी में देखें तो कोई संधि नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछ भी ले राजमाता में कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि, और आपसे पूछ ले राजमाता का संधि विच्छेद क्या होगा तो वहां विकल्प यही मिलेगा आपको, राजन धन माता, ये व्यंजन लोप संधि है। ठीक है, इसी प्रकार से योगी राज में भी ध्यान रखें, योगिन धन राज या राजा। ठीक है, तो योगिन धन राज, तो यहां पर ध्यान रखें ये भी यहां पर कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। अब इसी तरह से योगीश्वर शब्द, वही पहले वाला नियम इसमें लागू होगा। योगीश्वर शब्द का अगर आपको कहे संधि विच्छेद तो ये हो जाएगा योगिन धन ईश्वर। ठीक है, और योगीश्वर शब्द का संधि विच्छेद योगी धन ईश्वर भी हो सकता है, यहां पर दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए वही नियम है, अगर आपको कहे योगीश्वर का संधि विच्छेद कीजिए और ये भी विकल्प में है ये भी विकल्प में है, आप हमेशा इस तरीके से संधि विच्छेद करें, इसको उत्तर माने। और सीधा पूछ ले योगीश्वर में कौन सी संधि है, वहां पर हमेशा आप पहली प्राथमिकता दीर्घ को दें, दीर्घ विकल्प में नहीं है तो व्यंजन को आप दे सकते हैं। फिर प्राणी मात्र है, इसका संधि विच्छेद होता है प्राणिन धन मात्र, संधि है तो व्यंजन, नहीं तो कोई संधि नहीं है। और आत्मविश्वास में भी ध्यान रखें, आत्मन धन विश्वास। ये लीजिए, आ गई बात समझ में? ये आपकी जो व्यंजन संधि है वो पूरी हुई है। ये जो वीडियो है वो काफी लंबा हो चुका है, लेकिन ध्यान रखें इसमें निरंतरता जरूर रखें। हम क्या करते हैं कि 10 मिनट का वीडियो पहले देख लिया, फिर उसी वीडियो को अपन 2-4 घंटे बाद देखते हैं, ऐसा नहीं। जब भी आप कोई टॉपिक लेकर बैठें, उस एक वीडियो को आप अच्छी तरह कंटिन्यू जो है देखें, ये मेरी आपको विशेष जो है सलाह है, ध्यान रख लेना। नहीं तो फिर देखे ही नहीं, क्योंकि कोई औचित्य नहीं है, आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे अगर आपने उसमें गैप ले लिया तो। क्योंकि निरंतरता तभी बनेगी
जब आप खुद एकाग्र होकर के बैठ करके एकदम से पूरे के पूरे इस वीडियो को देखते हुए नोट्स बनाओगे, तब आपका जो है ना, जो मैं यहां पे आपको पढ़ा रहा हूं, तभी वो मेरी मेहनत भी सार्थक हो पाएगी। जब भी परीक्षा में जाओ, आपके संधि से रिलेटेड सवाल गलत नहीं हो। ठीक है, तो ये आपकी व्यंजन संधि आज इस वीडियो में कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट जो अपनी संधि है वो है विसर्ग संधि, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।